प्यारे बच्चों, तो आज हम क्लास 11 का ये लेक्चर 1 स्टार्ट करते हैं और आपका चैप्टर है 5 समिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर। 10th स्टैंडर्ड पे आपने इससे पहले रियल नंबर पढ़ा था, ठीक है ना। तो रियल नंबर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर से थोड़ा छोटा होता है। अब हम जो बात करेंगे वो समिश्र संख्या की बात करेंगे। मतलब आपसे बात ऐसे नंबर की जा रही जो सबसे बड़ा नंबर है। मतलब अभी तक आपने जितने नंबर्स पढ़ रखे, जितनी संख्याएं पढ़ रखी, उन सब संख्याओं से सबसे बड़ा नंबर क्या होता है? समिश्र संख्या होती है। कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ द काफ़ी लार्ज, काफ़ी ग्रेटेस्ट, काफ़ी बड़ा नंबर होता है। तो हमें इस नंबर के बारे में क्लास 11th में डिस्कशन करना है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ों को पहले एक भूमिका बनाते हैं थोड़ी सी, ताकि चीज़ें आपको समझ में आ जाए। किसके बाद क्या आ रहा उसको हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या की बात करते हैं, इसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। इसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है ना। और इसको हम कैपिटल N से लिखते हैं। और नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 अप टू यहाँ तक जाएंगे। तो ये नेचुरल नंबर है। प्राकृतिक संख्या सबसे पहले देखो, स्टार्टिंग संख्याओं की हुई तो वो स्टार्टिंग संख्याओं की हुई प्राकृतिक संख्याओं से। मतलब जब हम छोटे थे, हमारे मम्मी पापा ने हमें जो गिनती, टेबल काउंटिंग जो सिखाई हुई है, गिनती जो सिखाई, वो प्राकृतिक संख्याओं से ही स्टार्ट की थी। आपसे स्टार्टिंग में कहा होगा बेटा बोलो 1, तो ये 1 जो स्टार्ट हुआ है, यही जो 1 है, यही आपके क्या है? प्राकृतिक संख्या है। जब हम थोड़े बड़े हो गए तो बात हमें जीरो के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त हुई कि जीरो भी एक क्या होता है? एक नंबर होता है, एक संख्या होती है। तो इन्हें कहते हैं हम पूर्ण संख्या, यानी होल नंबर कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। और होल नंबर को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें जीरो जुड़ जाता है। 0 1 2 3 4 5 6 अप टू, इस तरह से आपका ये क्या हो गया? होल नंबर कंप्लीट हो गया। मतलब नेचुरल नंबर अगर आपको मालूम है और इसमें आपने जीरो को भी मिला दिया, जीरो से स्टार्ट कर दिया, तो वो कौन से नंबर बन जाएंगे? पूर्ण संख्या बन जाएंगी, पूर्ण संख्या कहलाएंगी, ठीक है ना। पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, और ये है आपकी पूर्ण संख्याएं। अब हम इसके बाद आगे चलते हैं पूर्णांक। अब हम थोड़े और बड़े हो चुके हैं, तो पूर्णांक को इंटीजर कहते हैं। पूर्णांक को क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं। इसे या तो देखो I से रिप्रेजेंट करते हैं, या कुछ लोग इसको Z से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इतनी बात समझ में आ रही होगी आप सभी को। अब पूर्णांक क्या होते हैं, इन्हें एक बार में समझते हैं। जैसे आपने -3 दे लिया, बहुत सारे नंबर्स हैं यहाँ पर, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, इस तरह से ये भी प्लस इन्फिनिट से माइनस इन्फिनिट तक जाते हैं। क्या आपके ये पूर्णांक? पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। पूर्णांक की बात करते हैं, पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? तो पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। पहले पूर्णांक की बात करते हैं तो पहला होता है आपका शून्य पूर्णांक। इसको हम जीरो इंटीजर कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? जीरो इंटीजर कहते हैं, शून्य पूर्णांक कहते हैं। और शून्य पूर्णांक आपका क्या होता है? जीरो ही होता है। अब हम आगे जो बात करते हैं वो धनात्मक पूर्णांक की बात करते हैं। धनात्मक पूर्णांक आपके पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। इंटीजर, ठीक है। ये आपके आ जाएंगे +1 +2 +3 +4 +5, और इस तरह से ये क्या चलेगा आपका? अप टू चलता रहेगा। तो इस तरह से हमने जो बात की है वो बात कर ली है किसकी? हमने आपसे धनात्मक पूर्णांकों के बारे में भी बात कर ली है। चलिए अब हम बात करते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। अब हम जो बात करते हैं वो किसकी बात करते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक की बात करते हैं, नेगेटिव इंटीजर। और ये जो होते हैं आपके -1 -2 -3 -4 अप टू, इस तरह से हमारे ये पूर्णांक क्या हो गए? फिनिश हो गए, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों अभी तक हम बात कर रहे थे ऋणात्मक पूर्णांक की, नेगेटिव इंटीजर की बात करें, -1 -2 -3 -4 अप टू, ये सब क्या होते हैं? आपकी नेगेटिव इंटीजर होते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की है प्राकृतिक संख्याओं की। प्राकृतिक संख्याएं आपकी क्या होती हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं इनको। एन से लिखा जाता है, 1 से स्टार्ट होती हैं।
पूर्ण संख्याएं जो होती हैं आपकी W से रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर कहते हैं, इसको आप 0 से स्टार्ट करते हैं। और बात करते हैं पूर्णांक की, तो पूर्णांक को या तो आप I से लिखते हैं या फिर किससे लिखते हैं, Z से लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, पूर्णांक जो होंगे आपसे अगर कोई पूछता है भैया पूर्णांक क्या होते हैं, तो आपको बताना नेगेटिव नंबर, जीरो नंबर और पॉजिटिव नंबर, ये क्या होते हैं, आपके पूर्णांक होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं पूर्णांक 3 टाइप के होते हैं। एक शून्य पूर्णांक होता है, जीरो इंटीजर होता है, जो जीरो लिखा जाता है, जीरो केवल एक ही पूर्णांक होता है। बात करते हैं धनात्मक पूर्णांक की, तो धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, धनात्मक पूर्णांक को लिखेंगे या तो I+ से लिखते हैं या फिर Z+ से लिखते हैं। तो ये आपका धनात्मक पूर्णांक हो गया, +1 +2 +3 +4। और बात करते हैं ऋणात्मक पूर्णांक की, तो ऋणात्मक पूर्णांक को या तो हम I नेगेटिव से लिखते हैं या फिर Z नेगेटिव से लिखते हैं। तो इस तरह से आपका कंप्लीट हो गया ऋणात्मक पूर्णांक। अब हम जो आगे बात करने वाले हैं वो हैं आपके पास परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं, इनको हम कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, इनको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर, ठीक है ना। इसको हम Q से लिखते हैं। परमेय संख्या P/Q के फॉर्म में होती है, P/Q। P/Q का मतलब आप सभी समझ रहे होंगे, भिन्न, जो भिन्न होती है जनरली रेशनल नंबर होते हैं। और जहाँ Q जो होता है वो ≠ 0 होता है। Q क्या होता है भैया, ≠ 0 होता है। और P तथा Q पूर्णांक है। P तथा Q क्या है, दोनों पूर्णांक है। इनके एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, जैसे में तो आपका 1 हो गया, 0 हो गया, 1/2 हो गया, 1/2 हो गया, 3/4 हो गया, -1 हो गया, 2 हो गया। तो इस तरह से आपके क्या हो गए, ये परमेय संख्याएं कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपरमेय संख्या की। चलिए बात करते हैं अपरमेय संख्या, और अपरमेय संख्या को हम इर्रेशनल कहते हैं, इर्रेशनल नंबर। यहाँ दिखाई दे रहा है, इर्रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है, इसे हटा देते हैं हम। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर आपके √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, पाई हो गया, ई हो गया, ये सब क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, सॉरी इर्रेशनल नंबर अपरमेय संख्या होती है। इसके बाद अब हम बात करते हैं वास्तविक संख्याओं की। इसके बाद हम किसकी बात करते हैं, वास्तविक संख्याओं की बात करते हैं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, जो कि आपने 10th स्टैंडर्ड पर इसकी अच्छी तरह से स्टडी कर रखी है। रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है ना, R से लिखा जाता है। और रियल नंबर P/Q के रूप में भी होते हैं। मतलब एक बार में बोला जाए तो परमेय तथा अपरमेय संख्याओं को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब इन दोनों नंबर को अगर आप जोड़ दोगे तो ये आपकी वास्तविक संख्याएं बन जाएंगी। इसमें हम एग्जाम्पल आपको देना चाहते हैं, 1/2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, √3/2 हो गया, 4 हो गया। इस तरह के नंबर्स क्या हो जाएंगे, आपके वास्तविक संख्या हो जाएंगी। तो अभी तक आपने जो पढ़ा है, मतलब ये पुराना पढ़ चुके हैं, मतलब इतना आप जानते हैं। अब जो जानने वाले हैं वो चैप्टर के बारे में जानेंगे कि समय संख्या क्या होती है। तो मतलब अभी तक हम आपको क्या कर रहे थे, सिर्फ ये भूमिका बना रहे थे, किस तरह से आपको चीज़ें समझ में आ जाएं कि इसके आगे भी एक नंबर होता है, जिस नंबर का नाम क्या है, समिश्र संख्या। तो उम्मीद है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और पेन कॉपी, देखो स्क्रीनशॉट भी साथ में लेना है आपको। जैसे ही बोर्ड हम फिनिश होते हैं, हम हट जाते हैं साइड, थोड़ा टाइम दे देते हैं आपको, तब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा। और एक काम और के साथ में पेन कॉपी जरूर लीजिएगा। पेन कॉपी लेके सामने वीडियो को देखिए, समझिए और फटाक से उसको लिखते जाइए। मतलब एज इट इज़ लाइव क्लास होना चाहिए आपका, जैसे ऑफलाइन आप पढ़ते हैं ना, बिल्कुल वही फीलिंग आपके अंदर होना चाहिए। तो उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, तो अब हमने यहाँ पर वास्तविक संख्याओं के बारे में थोड़ी चर्चा कर ली कि वास्तविक संख्याएँ क्या होती हैं। इसको हम हटा देते हैं। तो वास्तविक संख्याओं के बारे में हमने जान लिया। अब हमारी जो बारी है, वो अब हमारा जो टॉपिक है, अब उसके बारे में हम जानते हैं, समिश्र संख्याएं। समिश्र संख्याएं क्या होती, थोड़ा इनके बारे में जानते हैं। समिश्र संख्या, समिश्र संख्या को कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। समिश्र संख्या को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। चेक करें, ये दिखाई दे रहा है। तो समिश्र संख्या को कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझना है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम A+IB के फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ से बहुत ध्यान से समझना है। समिश्र संख्या को Z से लिखा जाता है
किससे लिखा जाता है, जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे रियल नंबर को, वास्तविक संख्या को आर से लिखते हैं, इसी तरह से आप समित संख्या को किससे लिखेंगे, जेड से लिखेंगे। और किस फॉर्म में लिखा जाता है, ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखा जाता है। अभी और एग्जाम्पल लेंगे तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर समझना है कि जो आपका ए है, जो आपका क्या है भैया, ए है, इसको हम कहते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक भाग कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ए को वास्तविक भाग, इसको बोलते हैं हम रियल पार्ट। और जो आपका आई बी है, आई बी पूरे को बोला जाता है काल्पनिक भाग। पूरे को क्या बोला जाता है, काल्पनिक भाग। इसको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं भैया, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, जेड से लिखा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर को, कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखा जाता है। ए को हम वास्तविक भाग कहते हैं, रियल पार्ट कहते हैं। और आई बी दोनों बोल रहे हैं हम साथ में, दोनों चीज़ों को इंक्लूड कर रहे हैं। आई बी अकेले की बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर हम आई बी की बात कर रहे हैं। तो आई बी दोनों को ही क्या बोला जाएगा, काल्पनिक भाग, इमेजिनरी नंबर बोला जाएगा। अब समझना, यहाँ पर एक चीज़ और लिखना, जहाँ ए तथा बी वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। अब यहाँ से बनेगी डेफिनेशन आपकी समिश्र संख्या की। समिश्र संख्या क्या होती है, यहाँ से आपको समझ में आएगा। देखो, समिश्र संख्या हमने जेड से लिखा, ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखा। यहाँ पर दो पार्ट आ रहे हैं, एक पार्ट आपका आ रहा है वास्तविक भाग, दूसरा पार्ट आपका आ रहा है काल्पनिक भाग, यानी रियल पार्ट, दूसरा आपका क्या आ रहा है, इमेजिनरी पार्ट। तो समिश्र संख्या की डेफिनेशन यहीं से बनेगी कि भैया वास्तविक संख्या तथा काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या तथा काल्पनिक संख्या के योग को हम क्या कहते हैं, समिश्र संख्या कहते हैं। यहाँ से डेफिनेशन हमारी क्या बन रही है, वास्तविक संख्या तथा काल्पनिक संख्या के योग को हम समिश्र संख्या कहते हैं। ये आपकी परिभाषा है, ये है आपकी क्या परिभाषा, डेफिनेशन ये है कि वास्तविक संख्या तथा काल्पनिक संख्या के योग को, योग का मतलब होता है जोड़ना, योग का मतलब क्या होता है भैया, जोड़ना होता है। तो योग को हम क्या कहते हैं, समिश्र संख्या कहते हैं। इसे जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से प्रदर्शित करते हैं, इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। और जेड बराबर हमने आपको बता चुके हैं, ए प्लस आई बी के फॉर्म में ये होता है। ए आपको पता चल चुका है काल्पनिक भाग है, सॉरी ए आपको पता चल चुका वास्तविक भाग है, और आई भी आपको पता चल चुका है क्या है, आपका काल्पनिक भाग है। तो यहाँ पर हमने आपको दो चीज़ों के बारे में चर्चा की, एक आपकी थी वास्तविक भाग, दूसरा क्या था, काल्पनिक भाग। और इन दोनों भागों से मिलकर क्या बना था, आपका समिश्र संख्या बनी थी। इन दोनों को मिलाकर क्या बना था, आपका समिश्र संख्या। डेफिनेशन आपको समझ में आ रही होगी, समिश्र संख्या को और काल्पनिक संख्या को अगर आप जोड़ देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, समिश्र संख्या बन जाएगी। सॉरी, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को अगर आप जोड़ देंगे तो आपकी क्या बन जाएगी, समिश्र संख्या बन जाएगी। डेफिनेशन आपकी क्लियर होगी। अब इसमें आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, वो है आई। तो इसका एग्जाम्पल देते हैं हम, जैसे 3 + 4i, z = 4 + 3i, और भी हो सकते हैं 4 - 5i। इस तरह की क्या होते हैं, समिश्र संख्या होती है। तो इनके बारे में ही हमें चर्चा करना, इन्हीं के बारे में पूरा टॉपिक पढ़ना है आपको, ठीक है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे लिख लीजिएगा, जब तक हम इसे हटा देते हैं। स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा। चलिए, अभी हमने एक समिश्र संख्या की बात कर ली, अब हम जानने वाले हैं आई के बारे में। तो आई को भैया हम आयोटा कहते हैं, IOTA। आई का जो नाम है वो क्या है, आयोटा है, ठीक है ना। और इसे स्विस वैज्ञानिक थे, स्विस गणितज्ञ थे, एक वैज्ञानिक नहीं, क्योंकि ये वैज्ञानिक और गणितज्ञ दोनों हैं, इसलिए इनका नाम वैज्ञानिक भी निकला। स्विस गणितज्ञ थे, आइलर का नाम लिखा हुआ है, आइलर। इनको यूलर भी कहते हैं, ठीक है ना। यूलर के नाम से भी जानते हैं इनको और आइलर के नाम से भी जानते हैं, तो आपको जो अच्छा लगे आप उसे याद रखिए। स्विस गणितज्ञ थे, मतलब स्विस, ये मैथमेटिशियन थे, इनका नाम यूलर। यूलर के बारे में आप हायर एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा जानेंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ फिजिक्स में भी रूल्स दिए हैं और मैथमेटिक्स के अंदर। इन्होंने बताया था कि आई जो होता है रूट के अंदर -1 होता है। आपको पढ़ाया गया होगा
10th स्टैंडर्ड पे कि रूट के अंदर अगर कोई भी माइनस नंबर आ जाता है तो उसको हम क्या कर देते, उसको हम काल्पनिक संख्या कहते थे। तो ये वास्तव में काल्पनिक संख्या ही होती है। ये कौन सी संख्या होती है? रूट माइनस 1 एक काल्पनिक संख्या होती है और इसके आगे हम समों को छोड़ दिया करते थे, सम सॉल्व नहीं करते थे। काल्पनिक संख्या इमेजनरी नंबर कहते हैं। तो वो सारे नंबर इमेजनरी होंगे जो रूट के अंदर -1 में आते हैं, रूट के अंदर निगेटिव आते हैं, वो सारे नंबर क्या हो जाएंगे? इमेजनरी हो जाएंगे। और रूट -1 को हम क्या कहते हैं? आई कहते हैं। अब हमें जो बात करनी है वो आई के बारे में बात करनी है, तो इतना आप लिख के रखिएगा। हम बात करते हैं, इसको हटा देते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आई के पूर्णांक घात। इंटीग्रल ऑफ पावर आई, इंटीग्रल पावर ऑफ आई, इंटीग्रल पावर ऑफ आई, ठीक है ना। आई के बारे में चर्चा करना, जो आयोटा आपने देख रखा है उसी के बारे में हमें डिस्कशन करना है। तो आपको हम बता चुके हैं कि आई की जो वैल्यू होती है वो रूट -1 होती है। आप क्या करें, इसका दोनों ओर वर्ग करें। दोनों ओर वर्ग करने पर इसका दोनों ओर वर्ग करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो आई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट -1 का होल स्क्वायर। आई का स्क्वायर अपना आई स्क्वायर होता है, रूट -1 का स्क्वायर -1 होता है। रूट -1 का स्क्वायर क्या होता है? -1। तो यहाँ से आपको एक रिजल्ट मिल गया है कि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है, ठीक है ना। अब हम आगे की बात करते हैं, आई क्यूब की बात करते हैं। तो आई क्यूब को हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई, ये पावर जैसे ये लिखा था ए स्क्वायर, तो ए क्यूब लिखा था। तो ए क्यूब को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए। ए क्यूब को क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर इंटू ए। देखो पावर कितनी है, आधा समान है, गुणा घाते क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। तो इस तरह से ए क्यूब, इसी तरह से हमने आई क्यूब को लिख लिया। आई क्यूब को हमने लिख लिया आई स्क्वायर इंटू आई के रूप में। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो यहाँ से आई क्यूब मिल जाएगा आपको -1 इंटू आई। यहाँ से आई क्यूब क्या मिल जाएगा आपको? -1 इंटू आई मिल जाएगा। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कराओगे अगर आप इसका, तो आई क्यूब की वैल्यू निकल के आएगी आपके पास -आई। आई क्यूब की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो क्या निकल के आ रही है आपके पास? माइनस। पहला रिजल्ट आपका ये है, दूसरा रिजल्ट आपका ये। चलिए आगे की ओर चलते हैं, इनको हटाते हैं। चलिए अब आई क्यूब के बारे में हम आप बात करते हैं, आई की पावर 4। तो आई की पावर 4 को लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू अभी हमें मालूम है, यहाँ से आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो -1 इंटू -1, तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में कराओगे प्लस हो जाएगा, 1 का 1 में कराओगे 1 आएगा। तो यहाँ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आया है कि आई पावर 4 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। यहाँ पर आपको 3 ही वैल्यूज याद रखना है। नंबर 1 आई स्क्वायर, नंबर 2 आई क्यूब, नंबर 3 आई की पावर 4, ठीक है ना। तो आई स्क्वायर की वैल्यू -i होती है, आई क्यूब की वैल्यू आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, और आई क्यूब की वैल्यू -i होती है, और आई पावर 4 की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है? 1 होती है। अब हम बात करते हैं आई पावर 5। तो आई पावर 5 को हम 4 में कन्वर्ट करेंगे, आई की पावर 4 इंटू आई में, मतलब 4 में 1 जोड़ दोगे 5 हो जाएगा। और आई की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है? आई की पावर 4 की वैल्यू होती है 1 इंटू आई, मल्टीप्लाई कराओगे तो आई पावर 5 की जो वैल्यू होगी वो फाइनली आपकी आई हो जाएगी। और आगे की ओर चलते हैं, आई पावर 6 की बात करते हैं। तो आई पावर 6 को हम 4 इंटू आई स्क्वायर लिख सकते हैं। आई पावर 6 को हम क्या कर सकते हैं? आई पावर 6 को लिख सकते हैं आई पावर 4 इंटू आई स्क्वायर। अब आई पावर 4 की वैल्यू आप यहाँ से पता कर चुके हैं कि 1 होती है, तो आई पावर 6 की वैल्यू आएगी 1 इंटू आई स्क्वायर। और आई स्क्वायर की वैल्यू आपको यहाँ से मालूम है -1 होती है, तो ये -1 रख दिया, मल्टीप्लाई कराएंगे तो आई पावर 6 की वैल्यू फाइनली -1 आ जाएगी। तो ये आपका आ चुका आई पावर 6 इक्वल टू -1। चलिए बात करते हैं हम आई पावर 7। आई पावर 7 को आई पावर 4 इंटू आई क्यूब लिखेंगे। यहाँ से हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आई की घात में कोई भी पावर आ जाए, आपको उसमें 4 को अलग करना है। जितने भी 4 होंगे उनको क्या करना है? अलग करना है। तो देखो पावर 5 में भी 4 कितना था? 1 था, इसको अलग किया। 6 में भी एक 4 मिला, 7 में भी हमें एक 4, इसको हमने अलग कर दिया। आई क्यूब, आई पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, आई क्यूब की वैल्यू -i होती है, मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस का i मिल जाएगा। तो आई पावर 7 की जो वैल्यू मिलने वाली है वो मिल गई आपको माइनस का i। अब हम बात करते हैं आई पावर 8। आई पावर 8 को लिखेंगे आई पावर 4 इंटू आई पावर 4, आई पावर 4 इंटू आई पावर 4। आई पावर 4 की जो वैल्यू होगी वो 1 होती है, इसकी भी वैल्यू 1, तो आई पावर 8 की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ से 1 आ गई। बात करते हैं आई पावर 9 की। तो आई पावर 9 को लिख सकते हैं आई पावर 4
इंटू आई पावर 4। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको समझ लेते हैं। इस तरह से भी कर सकते हैं आप, जिस तरह से मैं करने जा रहा था, लेकिन इसको हम इस तरह से नहीं करेंगे। अब यहाँ से हम आपको रूल बताते हैं कि आई पावर जब भी 4 से ज़्यादा वैल्यू आ जाए तो उसको हमें कैसे करना। तो आप एक काम करो, ये आई पावर 9 लिखा हुआ है, 9 में आप 4 का भाग दो, देखते हैं ये कैसे देते हैं भाग। यहाँ देख लेते हैं, 4 डिवाइड बाय 9, ठीक है ना। 4 का डिवाइड किया तो 4 दूनी 8, हाँ रिमाइंडर कितना बचा 1, मतलब शेषफल कितना बचा 1। इसको लिखते कैसे, देखो इन दोनों का गुणा करना है और एक को क्या कर देना है, जोड़ देना है। मतलब हम आई पावर 9 को क्या लिखेंगे, 4 इंटू 2 प्लस 1। आई पावर 9 को क्या लिखेंगे, 4 इंटू 2 प्लस 1। 4 दूनी कितना होता है, 8 होता है, और 8 में हम 1 जोड़ देते तो कितना बन जाता है, 9 बन जाता है। अब ये अलग अलग कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हम अलग अलग करते हैं। तो आई पावर 4 इंटू 2 इंटू आई पावर 1। ए पावर m प्लस n को हम लिख सकते हैं ए पावर n इंटू में ए पावर n। 4 को अंदर लिखिएगा, घात पर घात होती तो आपस में गुणा होता है, और अगर घात गुणे में लिखिए तो घात पर घात लगा सकते हैं, इंटू आई। आई पावर 4 की वैल्यू 1 होती है तो 1 का स्क्वायर इंटू आई। और सॉल्व करेंगे अगर इसको, आप दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर, ठीक है। और सॉल्व करेंगे तो आई स्क्वायर की आई 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इंटू में आई रहेगा, मल्टीप्लाई कराओगे तो फाइनली आई आ जाएगा। तो आई पावर 9 की जो वैल्यू होगी वो क्या होने वाली है, आपके पास आई होने वाली है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा, साथ में कंटिन्यू लिखते रहिएगा। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, तो अभी तक हमने थोड़ा आयोटा के बारे में जाना, आई के बारे में जाना। अब हम थोड़ा सा और आगे डिस्कस करते हैं समिश्र संख्या का संयुग्मी। समिश्र संख्या का संयुग्मी, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे z कोई समिश्र संख्या है और इसको हम a प्लस आई बी के रूप में लिखते हैं, चाहे कैपिटल ए भी लिख लें चाहे स्मॉल आई बी। अगर आपको इसका कॉन्जुगेट निकालना तो इसको हम z बार से रिप्रेजेंट करते हैं। z के ऊपर आपको क्या लगा देना है, बार लगा देना। z के ऊपर क्या लगा देना, बार। z बार से रिप्रेजेंट करते हैं और केवल i का साइन चेंज करना है। यहाँ लिख देते हैं केवल i का साइन बदलते हैं, साइन बदलते हैं। जैसे प्लस आई लिखा हुआ है तो इसको हम क्या लिख देंगे, माइनस आई, और अगर माइनस आई लिखा है तो इसको हम क्या लिख देंगे, प्लस आई। तो कॉन्जुगेट आपको अगर बनाना तो उसमें आपको इतना याद रखना है, केवल आई को खोजना है, और आई जहां आपको मिल जाता है उसका आप क्या कर दोगे, साइन बदल दोगे। जैसे z इक्वल टू ए प्लस आई भी दे रखा था तो इसकी कॉन्जुगेट को आप z बार से रिप्रेजेंट करोगे और z बार पे लगा के ए माइनस आई भी लिख दोगे। तो इस तरह से आपका ये कॉन्जुगेट मिल जाता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम कृमित युग्म की। कृमित युग्म की बात करते हैं, इनको हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। क्या होते हैं कृमित, ध्यान दीजिएगा। जैसे a प्लस आई भी कोई एक समिश्र संख्या है, a प्लस आई भी क्या है, एक समिश्र संख्या है, और अगर हमें इसके कृमित युग्म निकालना है, ठीक है ना, क्या निकालना भी है, तो ये तो आपकी एक समिश्र संख्या है, और इस समिश्र संख्या के अगर आपको कृमित युग्म चाहिए तो वो पॉइंट में होंगे, a, b के रूप में होंगे, और इसको हम क्या कहते हैं, कृमित युग्म कहते हैं। तो मतलब कोई भी समिश्र संख्या अगर आपको गिवन है तो आप क्या करेंगे, उसमें से a की वैल्यू देखना है और आपको उसमें से b की वैल्यू देखना है। a b की जो भी वैल्यूज होती है उसको हम ब्रैकेट में पॉइंट x, y की फॉर्म में लिख देंगे, तो वही आपका क्या बन जाएगा, कृमित युग्म बन जाएगा। चलिए, तो यहाँ तक हमारा यहाँ तक आज का जो टॉपिक था, आज का लेक्चर हम यहीं पर फिनिश करते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।